आए है बेकसी इश्क पे रोना गालिब, आए है बेकसी इश्क पे रोना गालिब, किसके घर जाएगा सैलाबे बला मेरे बाद। नाज़रीन आदाब, मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू पर खास प्रोग्राम कह कर ही मानेंगे। अब की बार किसकी बारी आएगी? एक की बारी आई, फिर किसकी बारी आएगी? किसके घर जाएगा सैलाबे बला मेरे बाद? यानी कि अब ऐसा माहौल बन गया है। एक वक्त था जब ये बातें हो रही थी कि जो तनाज़ा अयोध्या से शुरू हुआ था, अयोध्या के बारे में लोग कहते थे कि जब वहां वो तनाज़ा हल को पहुंच जाएगा और उसका फैसला अदालत से आ गया, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि अब इस तरह के तनाव भरे हालात से मुल्क को छुटकारा मिल जाएगा। जो काफी लंबे अरसे तक तनाव भरा एक माहौल बना रहा, उसको लेकर कई नुकसान मुल्क को उठाना पड़ा। तनाव कभी घटता था, कभी बहुत बढ़ता था। अब फिर से जिस तरह से फिर से एक बार ज्ञानवापी मस्जिद पर दावों का सिलसिला जो शुरू हुआ है, उसके बाद अब इसमें लगातार एक के बाद एक कई कड़ियां जोड़ती जा रही हैं। बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद, उसके बाद मथुरा के शाहिद गाह मस्जिद, हालांकि ये भी आवाज काफी पहले से उठ रही है। फिर ताजमहल का विवाद फिर से सामने आ गया कि वो तेज महल है। उसके बाद कुतुब मीनार पर दावे हुए, यहां तक कि दिल्ली की एक और मस्जिद पर दावे हुए, भोपाल की जामा मस्जिद पर दावे की बात की जा रही है, बेंगलुरु की एक मस्जिद है उस पर दावा ठोका जा रहा है, बेंगलुरु में टीपू सुल्तान का महल है उस पर दावा किया जा रहा है। और अब उसमें एक ताजा कड़ी जुड़ गई है अजमेर की ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर। उस पर भी क्लेम है कि ये दरगाह दरअसल पहले मंदिर था। तो सवाल इसी बात को लेकर है कि आखिर ये सिलसिला कब तक थमेगा और कहां तक जाएगा? ये जो तूफान एक उठा है, ये तूफान रुकेगा कहां जाकर? और जब तक कि ये तूफान रुक नहीं जाता, तब तक ये तूफान ना जाने अपने साथ क्या क्या मुसीबतें, बलाएं, मुश्किलात, परेशानियां और ना जाने क्या क्या लेकर आ जाएगा। कोई कुछ नहीं कह सकता। सवाल इस बात को लेकर है कि ये सिलसिला कब थमेगा। और एक के बाद एक जिस तरह से लगातार इस पर क्लेम आ रहे हैं, दावे आ रहे हैं। राजस्थान की जयपुर में जो ख्वाजा गरीब नवाज की जो दरगाह है, जिस दरगाह पर हिंदुस्तान के बाहर से भी जो ज़ायरीन आते हैं, उस पर दावा ठोका गया है। उसके बारे में एक तंजीम है, हिंदू तंजीम है, उसने बाकायदा अशोक गहलोत को, जो वहां के चीफ मिनिस्टर है, उनको एक लेटर लिखा है। हम आज इससे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्यों और कहां तक ये सिलसिला आगे बढ़ रहा है और अचानक जो ऐसे दावों की जो बाढ़ सी आ गई है, ये क्या अचानक अपने आप चली आ रही है? लोग वाकई क्या इतने जागरूक हो गए हैं? लोग हिंदुस्तान में इतिहास के इतने जानकार हो गए हैं कि हर कोई देखो कोई ना कोई एक एप्लीकेशन, एक अर्जी लेकर कोर्ट में या कहीं किसी को लेटर लिखकर चला रहा है। हमारे साथ मौजूद है चार खास मेहमान, हम उनसे बातचीत करेंगे, उनका हम तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ होंगे प्रेम कुमार, हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट, और इसके साथ ही होंगे राम नारायण मीना जो कांग्रेस के एमएलए हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे होंगे। और उसके बाद हमारे साथ है रुचिका शर्मा जो रिसर्च स्कॉलर हैं, हिस्टोरियन है। और एक और मेहमान हमारे साथ होंगे शैलेंद्र सिंह गुर्जर जो तर्जुमान है बीजेपी की। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं सबसे पहले जो शैलेंद्र सिंह, अगर आपको मेरी आवाज मिल पा रही हो, शैलेंद्र सिंह गुर्जर साहब, आप बीजेपी के तर्जुमान हैं। मेरा सवाल ये है कि इस बात को लेकर कितनी सच्चाई, अब सच्चाई तो बात की बात है, रहने दो उस पर, तो तफ्तीश का मामला हो जाएगा। खबर क्या है दरअसल, आपको इस बारे में कितनी जानकारी है? अजमेर की दरगाह को लेकर क्या दावा किया गया है? जो एक महाराणा प्रताप सेना है जी, उनके अध्यक्ष राजवर्धन परमार ने एक दावा पेश किया है कि जो सूफी संत की दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की, उसके जो झरोखे हैं, जो उसमें दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, वहां पे हिंदू प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक का उन्होंने एक वीडियो फेसबुक पे दिया था, एक फोटो उन्होंने पेश की थी कि वहां पे उनके झरोखों में और दरवाजों खिड़कियों में स्वास्तिक चिन्ह बने हैं। जैसे आपको पता है कि हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो हिंदू धर्म के प्रतीक हैं, कमल है, स्वास्तिक है, जो चिन्ह है, गदा है और इस तरह के अन्य देवी देवताओं के चिन्ह हैं, तो वो कहीं ना कहीं अगर दीवार पे मिलते हैं तो उस पे बात आती है। तो ये जो इन्होंने दावा किया है महाराणा प्रताप सेना के अध्यक्ष ने, उन्होंने यही कहा है कि स्वास्तिक चिन्ह बने।
और वैसे अगर अपन ऐतिहासिक रूप से देखें, जो ऐतिहासिक तथ्य है कि जब से भारत पर, हिंदुस्तान पर जब अपन प्राचीन काल से देखते हैं तो विदेशी आक्रांताओं के आए, उन्होंने आक्रमण किया, चाहे वो महमूद गजनवी से, मोहम्मद गौरी से लेके कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी, लोदी, और मुगलों ने भारत पर आक्रमण किए। और जो हिंदू धर्म के जो केंद्र थे, आस्थाओं के केंद्र थे मंदिर, उनको उन्होंने नष्ट किया, उनको तोड़ा, और उनके सामग्री से, जो मंदिरों की सामग्री से उन्होंने मस्जिदों का निर्माण किया। और जो भी हिंदू धर्म के जो और संस्कृति के जो साहित्य थे या संस्कृति की चीजें थी, उनको नष्ट किया। तो लगभग भारत में लगभग 40,000 मंदिरों को, जैसा ये एक ऐतिहासिक फैक्ट आया है निकलकर, कि तोड़ा गया और वहां पे मस्जिदों का निर्माण कराया गया। तो उसी को लेके उन्होंने कहीं ना कहीं ये बात को, कि जो चिन्ह मिले हैं, स्वास्तिक चिन्ह है, जो कि एक हिंदू चिन्ह प्रतीक माना जाता है, तो उसी को लेके उन्होंने दावा किया है और उसके लिए उन्होंने कहा है कि उसका सर्वे होना चाहिए। ठीक है। राम नारायण मीणा हमारे साथ मौजूद है, एमएलए है कांग्रेस के। राम नारायण मीणा साहब, ये एक अब नया चैप्टर जुड़ा है, जो लगातार एक के बाद एक जो खबरें आ रही हैं दावों की लेकर, क्लेम्स को लेकर। अब जो अजमेर की दरगाह है हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, उस पर अब ये सवाल उठा है। कांग्रेस के जो जाहिर बात लीडर है और राजस्थान में सीएम है, उनको लेटर तक लिखा गया है। आप अपनी बात कैसे रखेंगे इस पर? देखिए, हर एक को पत्र लिखने का अधिकार है। मैं चाहूं एक साधारण व्यक्ति से लगा करके देश के राष्ट्रपति तक पत्र लिख सकता हूं, क्योंकि देश एक है, संघीय ढांचा है। यदि उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या बिहार में कोई चीज उठती है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है। पत्र मुख्यमंत्री को लिखना, ये लिखना, जब भारतीय पुरातत्व विभाग हमारे पास एक है जो भारत सरकार के अधीन है, तो इसमें इंटरवेन करना चाहिए। आपस में मनमुटाव हो, देश में कमजोरी आए, हमारा ध्यान इस तरफ जाना चाहिए कि देश कमजोर क्यों हो रहा है, किसने किया है। 5-7 साल में जो देश की हालात हो गई है, इंदिरा जी ने जब अणु विस्फोट किया था 1974 में, जब 6 नंबर के देश थे। आज पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब में ज्यादा जीडीपी है, या बांग्लादेश में हम इस स्थिति में आ गए। हमारी कितनी कमजोर स्थिति हो गई है। इसलिए हमें भारत सरकार को चाहिए, कोर्ट को इंटरवेन करना चाहिए, हर हाई कोर्ट को नहीं है, क्योंकि सब तरह के केसेस को लेकर के डिसीजन होना चाहिए। जहां तक स्वास्थ्य का सवाल है, क्योंकि मस्जिद भी यदि बनाए कोई, वहां जो जालियां मिलती है जो स्वास्थ्य के, क्योंकि सारा काम को मुसलमान तो नहीं करते थे। या कहीं भी मान लो मेरे मकान में गुंबद बन गई, इसका मतलब नहीं कि मुस्लिम घर हो गया। ये सारा सोचने का विचार है, देखने का विचार है। ये ऐसे चलते चलते रास्ते इस तरह के डिस्प्यूट पैदा करने की बात नहीं है। जो भी स्थिति है, पहले मंदिर था, मस्जिद थी, क्या हम उसको कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। राम जन्मभूमि अलग है, वहां राम पैदा हुए थे, धार्मिक आस्था थी। मुसलमानों ने भी आखिरी में जाकर के उसमें, काफी मुस्लिम भाइयों ने भी उसमें कहा कि वे मंदिर बनाने में भी सहयोग करेंगे। एक शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण तरीके से देश का जो पटाक्षेप हुआ है उस चैप्टर का, वो ये सारी बातों का एक साथ पटाक्षेप होना चाहिए। स्वास्तिक चिन्ह होना या और होना, या मेरे को कोई मूर्ति देता है किसी मजार की, मस्जिद की मेरे घर टकी हुई है, इसका मतलब मुस्लिम का घर नहीं हो जाता है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी, हर नागरिक का दायित्व है को मुख्यमंत्री बहुत छोटे स्टेट का होता है। ये सारा भारत सरकार को, पार्लियामेंट से इस तरह की कोई बात होनी चाहिए। भारतीय पुरातत्व विभाग को स्वयं ही जहाँ डिस्प्यूट वहां देखना चाहिए और इस मामले को स्टेट के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। मेरा ये मान्यता है। और हमें भाईचारे में कमी नहीं आना चाहिए। हमें देश के सामने बहुत समस्याएं। आज काला पानी, नेपाल जहां पेड़ का पत्ता मिलता था तो माना जाता था कि भारत की राय के बिना नहीं सकता, वहां काला पानी पे कब्जा करके चला गया। हमारे देश की सीमाएं कितनी सुरक्षित है। ठीक है मीणा जी, मैं अब अपने दूसरे विमान के पास जाऊंगा। हमारे साथ प्रेम कुमार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इससे पहले भी हम लोग इस मौजू पर बातचीत कर चुके हैं। प्रेम कुमार जी, जब हम लोग पिछली बार बैठे थे तो मुझे लगता है कि तीसरे या चौथे दावे की बात आई थी। आज बैठे हैं तो ये दावों की लंबी चौड़ी फहरिस्त है, और अब तो उस जगह पर जहां पर कहा जाता है कि सभी धर्म के लोग जाते हैं, अपनी अकीदत का इजहार करते हैं, वहां ये क्लेम हो रहा है कि वो दरगाह जो है दरअसल पहले मंदिर था। विशाल जी, ये क्लेम कौन कर रहा है?
एक महाराणा प्रताप के नाम पर बनी हुई एक बना हुआ एक जातीय संगठन जिसके पास चंद लोग हैं, और उसके क्लेम को हम इतनी गंभीरता से ले रहे हैं। यहाँ बड़ी संख्या में हजारों स्टूडेंट्स सेना में भर्ती बंद है, इसको लेके मांग कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। उस मांग पर तो हमने कभी नहीं देखा कि इतनी गंभीरता से चर्चा हो रही है। तो हम किस मांग को गंभीरता से ले और किस मांग को न ले? ऐसे कितनी चिट्ठियां, अनगिनत चिट्ठियां प्रधानमंत्री जी को रोज लिखी जाती है, एएसआई को रोज लिखी जाती है, सुप्रीम कोर्ट को रोज लिखी जाती है, जिस पर ध्यान देना तुरंत जरूरी होता है, लेकिन उस पर तो हम कभी ध्यान नहीं देते, उस पर कभी ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन किसी महाराणा प्रताप के नाम को बेच रही कोई राज संगठन जिसका कोई जनाधार नहीं है, उसके दावे में हम इतना दम देख रहे हैं। यही सबसे बड़ा परम आश्चर्य है विशाल जी, हम क्यों उसके दावे को इतनी गंभीरता से ले रहे हैं। जी लेकिन जब कोई ऐसा आइसोलेटेड इंसिडेंट होता है तो ऐसा लगता है कि ठीक है, उसमें कोई बहुत डिवोशन दिख रहा होगा या कुछ ऐसी बात नजर आ रही होगी। लेकिन यहां पर मेरा सवाल अब ये है कि एक के बाद एक ये जो जुड़ता जा रहा है, ये जो सिलसिला है, आप खुद कह रहे हैं कि वो एक ऐसा संगठन है जो जिसका ना कोई जनाधार ना कोई बेस है, तो आखिर क्या ये माहौल से, यानी एक बात कहते हैं ना कि बहती गंगा में हाथ धो लें, तो क्या कुछ इस तरह की गंगा बह रही है, कुछ इस तरह की हवा चल रही है? कौन चला रहा है ये हवा? सवाल ये है दरअसल प्रेम जी। प्रश्न उन कारणों को खोजने की जरूरत बताता है जिस कारण पूरे देश में एक के बाद एक ऐसे दावे, ऐसी मांग की जा रही है और उन लोगों के द्वारा की जा रही है जिसका पब्लिक के साथ कोई कनेक्ट नहीं है। वो किसी तरह के छोटे छोटे संगठन बना करके वो अपने आप को स्थापित करने, अपने वजूद को बढ़ाने, और आप कह सकते हैं कि जो सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी है, जो उनकी दक्षिणपंथी सोच है, उनसे जुड़े हुए संगठन जिनकी सोच भी दक्षिणपंथी है, वो चूंकि बीजेपी की सियासत पहले राम जन्मभूमि मंदिर से लेकर के आगे बढ़ी, अभी मथुरा और काशी में ऑफिशियली बीजेपी ने नहीं कहा है कि हम इस मुद्दे को अपने हाथ में लेना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी के नेताओं के आप प्रोफाइल देख लीजिए, ट्विटर्स देख लीजिए, उनके भाषण देख लीजिए, उनके संवाद देख लीजिए, वो सब इन मांगों के साथ खड़े हुए नजर आते हैं और जोर शोर से बोलते हैं। तो आज तक हमें बताइए, कोई आम आदमी मुकदमा लेकर गया क्या? नहीं गया। जो मुकदमा लेकर वही जा रहा है जो किसी न किसी तरीके से दक्षिणपंथी संगठन है, वही लोग जा रहे हैं। यानी एक प्रोपेगेंडा है जो देश में किया जा रहा है। हम आज करना क्या चाहते हैं जी? क्या हम पूरे देश को खोद करके हम पुराने इतिहास को देख के हम क्या नया इतिहास यहाँ बनाएंगे? आदमी बदल देंगे क्या? हम अपने पूर्वजों को बदल देंगे? हमारे पूर्वज मूर्ख थे क्या? हम अपने पूर्वजों को गाली देना चाहते हैं? आज अगर हम अपने आने वाली पीढ़ियों का सही पूर्वज बनना चाहते हैं, सही मार्गदर्शन करना चाहते हैं, तो कैसे हिंदुस्तान सह अस्तित्व में, विविधता में, एकता में और एकजुटता के साथ मजबूत हो रहेगा, यह सोचने की जरूरत है ताकि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए सही पूर्वज साबित हों। ठीक है, मैं इस पर छोटा सा रिएक्शन लेना चाहूंगा शैलेंद्र सिंह गुर्जर साहब का। एक तो बात ये आ रही है कि एक स्पेशल पार्लियामेंट एक्ट है 1991, और मुझे लगता है कि बहसते आप भी मेंबर असेंबली हैं, आप राजनीति से जुड़े रहे हैं, आप लोग रहे हैं, तो क्या ऐसा आपको नहीं लगता कि इस एक्ट की यहां पर अब शायद बहुत ज्यादा जरूरत है? वरना एक ऐसा दरवाजा खुलने वाला है जिसके खुलते ही ये सैलाब की शक्ल में आ रहा है, और ये सैलाब छोड़ेगा नहीं किसी को, फिर इस सबको बहा ले जाएगा। शैलेंद्र सिंह साहब, जरूरत क्या है इस वक्त? नहीं, मैं आपको बताऊं, ये जो बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी तो इसमें पक्षकार कहीं है नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने तो कोई प्रसंज्ञान लिया नहीं है, या पार्टी उसमें कहीं इन्वॉल्व है नहीं। ये तो हिंदू बहुल्य संख्यक देश है और हिंदू धर्म की आस्थाएं, महिलाएं हैं जो गई थी कोर्ट में, और कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया है, और जो माननीय न्यायालय का आदेश है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन मैं बात यहां पर इसकी कर रहा हूं कि अगर एक एक्ट है जो पार्लियामेंट ने पास किया है, स्पेशल एक्ट, और सब दलों की सहमति से एक्ट बना था, उसका हवाला लेकर आप लोग बातें क्यों नहीं करते? देखिए, एक्ट जो बना था
अगर आपको मैं जानकारी दूं, वो एक्ट का सेक्शन 3 आप अगर देखें, वो बार ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप की बात करता है। उसमें आप देखिए, उसमें लिखा हुआ है, नो पर्सन शैल कन्वर्ट एनी प्लेस ऑफ वर्शिप और एनी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी सेक्शन देयर ऑफ। तो सिर्फ ये पर्सन के लिए बात कही गई है, इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए, कि कोई व्यक्ति किसी धर्म स्थल को, उपासना स्थल को उसके रिलीजियस डोमिनेशन से चेंज नहीं कर सकता। उसमें सरकार चाहे तो कर सकती है, स्टेट वर्ड यूज नहीं किया गया है, आप देखिए, है ना। और दूसरी बात मैं बताऊं कि सेक्शन 4 है, सेक्शन 4 जो आपका कहता है, क्लॉज 1 और 2 दिए हुए हैं, उसको क्लॉज 3 में आप देखिए, नथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 and 2 shall apply to any place of worship referred to in the said subsection which is an ancient and historical monument or any archaeological site or remains covered by the ancient monuments or archaeological sites and remains Act 1958। ठीक है, अगर ठीक है, मैं इस पे कानूनी बहस पे थोड़ा, इस पे अभी मैं कम जाऊंगा, लेकिन ये जरूर है कि अगर इस तरह का सिलसिला चलता रहा तो इसका एंड कहां पर होगा, उस पे हम लोग कई बार बात कर चुके हैं कानूनी पहलू पर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है रुचिका शर्मा, रिसर्च स्कॉलर है, जेएनयू से हिस्टोरियन है। रुचिका, ये जो इशू सामने आ रहे हैं और जो एक चिन्ह की बात आ रही है, उस पर आप कुछ अगर कहना चाहें, चूंकि वो एक ऐसे प्लेस जो वहां के अभी सजादा नेशन का कहना है कि ये तो ऐसी जगह ही है जहां पर हर धर्म के लोग आते हैं और जो दरगाह जिनकी है वो तो हर धर्म के लोगों से जुड़े थे। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि हिस्ट्री हमें क्या बताती है, क्या तमाम चीजों की खुदाई और सर्वे करके हम एक ऐसी जगह पहुंच सकते हैं जैसी कोई कल्पना है, और कानून का इसमें कहां तक रोक है? आपका रिसर्च इस पर क्या कहता है? देखिए सर, मैं ये बात यहाँ से शुरू करना चाहूँगी। आपने शुरू किया था और कहा था कि शायद हमारे देश में लोगों को इतिहास की जानकारी ज़्यादा हो गई है, शायद इसीलिए ये दावे आ रहे हैं। मुझे लगता है हमारे देश में इतिहास की जानकारी बहुत कम है, इसीलिए ये दावे आ रहे हैं। अगर हमें इतिहास की जानकारी होती तो ये दावे कभी नहीं आते। ये जो चिन्ह की बात है कि चिन्ह अपने आप में ही उसका एक धर्म है कि चिन्ह हिंदू है, वो जो आइडिया है, वो जो बात है, वो अंग्रेज लेकर आए थे। जब अंग्रेज हमारी इतिहास को देखना उन्होंने शुरू किया तो उनको मस्जिद पे कोई भी चिन्ह मिलता था, वो उस चिन्ह को हिंदू मोटिफ बता देते थे। मोटिफ इंग्लिश में चिन्ह को कहते हैं। और चाहे वो कोई भी चिन्ह, चाहे वो लोटस का हो, कमल अगर उस पर आकृत है तो उसको भी आप हिंदू मोटिफ कह दें, अगर उसमें एक डायमंड मोटिफ है उसको भी आप हिंदू मोटिफ कह दें। तो मोटिफ बाय डिफॉल्ट ही सारे हिंदू थे, चाहे वो किसी भी मॉन्यूमेंट पे, किसी भी इमारत पे लगे हुए हो। और क्योंकि अंग्रेजों ने पूरी जो हमारा इतिहास है दो ही तरीके से देखा, या तो हिंदू देखा या मुसलमान देखा, तो चाहे वो एक इमारत हो, चाहे वो एक कलाकृति हो, वो दो धर्म में बट के रह गई है। लेकिन अगर आप इतिहास को आज, क्योंकि आज तो अंग्रेज है नहीं, अगर आप इतिहास को अच्छे से स्टडी करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो ये प्रथा है कि आप पुराने अवशेषों से नई इमारत बनाएं, जिसको अंग्रेजी में हम आर्किटेक्चरल रीयूज कहते हैं, वो बहुत ही पुरानी प्रथा है। वो नियोलिथिक टाइम से चली आ रही है, आए भी नहीं थे उससे पहले की ये प्रथा चली आ रही है, इतनी पुरानी प्रथा है वो। तो उसमें आप देखेंगे कि इसका धर्म से तो कुछ लेना देना है नहीं। 12वीं शताब्दी में तुर्की के आने से पहले के एग्जाम्पल मैं आपको दूं, 3 या 4 ऐसे एग्जाम्पल हैं कर्नाटका में, जहां जैन बसड़ी बनाई गई थी, जो जैन मंदिर होते हैं। और फिर 12वीं-13वीं शताब्दी में जब वीर शैवाइट मूवमेंट आई, नई रिलीजियस मूवमेंट आई थी, बासवन्ना ने शुरू की थी वो, तो उस समय में उन्होंने कितने सारे ऐसे जैन मंदिरों को वीर शैवाइट मंदिर बना दिया। एक टेम्पल है मेगुदी टेम्पल करके हल्लूर में, जहां पर उन्होंने जिना पार्श्वनाथ की मूर्ति बाकायदा तोड़कर उस पे भूत लगाकर उसको मंदिर में ही रखा है। और जहां पर जिना पार्श्वनाथ की मूर्ति थी वहां पर उन्होंने शिवलिंग लगा दिया है, बाहर में नंदी लगा दिया है, और उन्होंने पूरे मंदिर को वीर शैवा मंदिर बना दिया। अब कल को जैन भी आ सकते हैं और कह सकता है कि हमारे तो कर्नाटका में इतने सारे मंदिर आपने वीर शैवाइट बना दिए, अब उसका भी हल निकालिए, अब उसको भी आप जैन मंदिर वापस बनाइए। पर अगर आप इसको इतिहास के नजरिए से देखेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि ये एक बहुत ही पुरानी प्रथा है और ये बहुत अलग अलग रीजन से होती थी। जब वीर शैवाइट मूवमेंट आई
तो उस समय उनके पास इतने फंड्स नहीं थे, इतने पैसे नहीं थे कि वो नए मंदिर नए सिरे से बना सके जी। तो जो भी उनके पास मंदिर अवेलेबल थे उन्होंने उसको चेंज कर दिया जी। पेटरनेज के लिए लड़ाई होती थी कि राजा से पैसा किसको ज्यादा मिलेगा, जैन को ज्यादा मिलेगा कि वीर शैवाइट को मिलेगा। अब तो इन सब धर्म को कलेक्टिवली हम हिंदू मान लेते हैं, तो क्योंकि अंग्रेजों ने इन सब धर्मों को कलेक्टिवली हिंदू मान लिया, दो ही तरह से देखा, या तो हिंदू या मुसलमान। जी एग्जैक्टली, तो वो कॉम्प्लेक्सिटी जो है, वो जटिलता जो है वो छुप गई। रुचिका, अब हिस्ट्री का तो पन्ना ऐसा है कि पढ़ते पढ़ते वो जो है वो मन भरता नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, एक फाइनल कमेंट आप दे रहे कि आप एक इंडियन, एक सिटीजन के तौर पर आप देख रही हैं भारत में इस दौर में कि जब समस्याएं भी एक तरफ बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी या महंगाई जो भी चीजें, दूसरी तरफ ये मामला, फाइनल कमेंट आपका क्या होगा शॉर्ट में? मेरा फाइनल कमेंट दो होगा। एक तो ये है कि हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, हंगर इंडेक्स में हम बहुत कम आके जाते हैं जी। तो वो इशू शायद मीडिया को, जो आज हर दिन मीडिया पे या तो ज्ञानवापी पे डिस्कशन हो रहा है या कुतुब पे डिस्कशन हो रहा है, डिस्कशन वहां होनी चाहिए। एज ए सिटीजन मुझे जरूर लगता है, ठीक है। पर मुझे दूसरा ये भी लगता है कि क्योंकि ये बात अब उठ रही है, हमको इसको एक लर्निंग मोमेंट लेना चाहिए जहां हम इतिहास के बारे में अच्छे से जानना शुरू करें, ठीक है, और वो किताबें पढ़ें जो हमने पहले कभी किताबें पढ़ी। बिल्कुल, मैं शैलेंद्र सिंह साहब फाइनल कमेंट, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि कहां तक खुदाई, कब तक खुदाई, क्या क्या खोदेंगे? फिर दूसरे भी उठ जाएंगे, जैसा उन्होंने अभी बताया रिसर्च स्कॉलर ने, कि फिर जैन भी उठ जाएंगे, फिर बौद्ध भी उठ जाएंगे कि हमारे भी खुदाई होनी चाहिए, हमारे भी बौद्ध स्तूप जो है वो अंदर दबे हैं। छोटा सा कमेंट, कब तक? देखिए, मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल क्लियर स्पष्ट उनका सोचना है कि अगर कोई न्यायालय आदेश देता है, क्योंकि जो आपने एक्ट बताया था उपासना स्थल कानून 1990, उसमें सर्वे की तो कोई पाबंदी है नहीं, तो अगर माननीय न्यायालय किसी सर्वे करवाता है, एएसआई को आदेश देता है कि सर्वे करिए, तो वो क्या है कि क्लियरिटी आ जाएगी और हमेशा के लिए विवाद समाप्त। राम नारायण मीणा साहब, ये तनाजा कब तक चलेगा? कितने चैप्टर खुलेंगे एक चैप्टर के बाद होने के बाद? फाइनल कमेंट। जब तक देखिए, दिमाग में कीड़ा जब तक घुस जाता है तो उसको नींद नहीं आती है जब तक डॉक्टर इलाज नहीं करते। ये इलाज भारत सरकार को करना है। दुर्भाग्य से भारत सरकार में लोग बैठे हैं जो देश को अस्थिर करना चाहते हैं। उनको बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं है, उनको अशिक्षा से कोई मतलब नहीं है, उनको सेठों की पूंजी बढ़े, गरीब नीचे चला जाए, ये स्थितियां है। इसलिए मैं विनम्र निवेदन करूंगा देश के प्रधानमंत्री से कि इस चैप्टर को जो उन्हीं के साथी, उन्हीं के फॉलोअर, उन्हीं के चेले चाटी जो पैदा कर रहे हैं, वो देश को कमजोर होने से बचाए और उनको समझाए। चलिए प्रेम कुमार जी, मैं माजरत के साथ आपके पास में नहीं आ पाऊंगा बहुत, लेकिन आपने जो कमेंट, आपने जो अपनी बात रखी थी उसमें सब कुछ शामिल था। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस खास मौजूद पर अपना वक्त देने के लिए। सवाल सिर्फ यही है कि आखिर ये तूफान कब थमेगा? थमना बेहद जरूरी है। आदाब।